तो फाइन दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत से कमेंट आते थे, जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जी हाँ, तो फाइनली कक्षा 11वीं का जो फसल उत्पादन उद्यान सत्र का आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो आज आपका जो 17 दिसंबर को जो अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला, उसमें आपको प्रश्न 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख लिया और यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बताता हूँ तो उन्हें अच्छे तैयार कर लिया, तो आपको जो 70 में से मैं आपको यहाँ पर 65 की गारंटी देता हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो मस्त तक बने रहेगा। जी हाँ, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो मस्त तक बने रहेगा। यहाँ पर हम बात करें कक्षा 11वीं का जो फसल उत्पादन उद्यान सत्र का आपका जो आज 17 दिसंबर को जो अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना है, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करना बनता है। और अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लिया जाए, जिससे मैं आपको आपके वार्षिक पेपर की भी तैयारी करा सकूं। और वार्षिक पेपर से याद आया, यहाँ पर आप सभी को मैंने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करने को कहा था। तो अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप उन्हें नोट करना शुरू कीजिए। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 1 कृषि परिचय, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए, आपको 2 अंक में पूछ सकता है। तो आधुनिक कृषि क्या होती है? खेती की एक ऐसी विधि जिसमें भूमि प्रबंधन एवं कार्बनिक खेती को अपनाते हुए जैव प्रौद्योगिकी एवं फलन प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया हो, आधुनिक कृषि कहलाती है। तो यहाँ पर आधुनिक कृषि की परिभाषा दी गई है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में अर्जित क्रांतियों के नाम लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि में अर्जित क्रांतियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से, गोल्डन फाइबर क्रांति जो कि जूट उत्पादन से, और नीली क्रांति है मछली उत्पादन से। यहाँ पर आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताओगे श्वेत क्रांति का जो है जनक किसे कहा जाता है। मैंने आपको पीसीएम नहीं, आपको मैंने कौन से को पेपर में पढ़ाया था, मैंने आपको शायद पीसीएमबी के पेपर में पढ़ाया था। मैंने आपको श्वेत क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, मैंने आपको कृषि विज्ञान के पेपर में पढ़ाया था। तो जरूर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा और ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपको हरित क्रांति क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति अभी मैंने बताया, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी, जिसमें अनाज उगाने के लिए पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के हाइब्रिड बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताओ कि हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको हरित क्रांति की 3 विशेषताएं बताना है। तो हरित क्रांति की पहली विशेषता क्या है? इसके अंतर्गत अनाज उत्पादन हेतु हाइब्रिड बीजों का प्रयोग पर बल दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया। दूसरा, रासायनिक खादों के प्रयोग पर बल दिया गया है। और तीसरा क्या है? फसल चक्र एवं पौध संरक्षण पर बल दिया गया है। और चौथा है कृषि शिक्षा एवं भू संरक्षण को प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, फसल उत्पादन के लाभ लिखिए। तो फसल उत्पादन के लाभ, प्रमुख लाभ निम्न है, जैसे कि पहला राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब फसल उत्पादन करोगे, फसल को बेचेगे तो राष्ट्रीय आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। दूसरा, ये मानव एवं पशुओं को पोषण प्रदान करती है, सही बात है। ठीक है, तीसरा क्या है? ये कृषि जन्य उत्पादों पर आधारित उद्योगों का मूल आधार है। उसके बाद ये देश के आर्थिक विकास का मूल आधार है। तो ये इतने सरल पॉइंट है कि आप एक बार पढ़ोगे तो अपने को आप याद हो जाएगा। ठीक है, छठवा क्या? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कृषि को परिभाषित करके इसके प्रकार बताना है। तो कृषि वो उद्यम है जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कृषि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, पारंपरिक कृषि तथा टिकाऊ कृषि। और ये पारंपरिक कृषि क्या होती है ये भी आपको पढ़ना है, और टिकाऊ कृषि क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपको तैयार करना, स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती से आप क्या समझते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो क्या होता है? वो खेती जिसमें किसी स्थान विशेष को उर्वरक शक्ति कम हो जाने पर मनुष्य किसी दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ करके खेती करने लगता है, स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती कहलाती है। खेती की ये विधि प्रारंभिक कृषि युग में अपनाई जाती थी, और असम एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में आदिवासी जातियों द्वारा इस प्रकार की खेती आज भी की जाती है। ठीक है, नोट कीजिएगा।
उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, विशिष्ट खेती किसे कहते हैं, इस खेती के 4 लाभ लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। तो क्या होती है विशिष्ट खेती, यहाँ पर समझिए। जब किसी खेत या फार्म में किसी एक ही फसल विशेष का उत्पादन 50% या उससे अधिक हो तथा वही फसल उसकी आय का मुख्य साधन हो तो उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। विशिष्ट खेती के यहाँ पर लाभ दिए गए, अगर मैं आपको पढ़कर बताऊंगा तो एक ही क्वेश्चन के बीच यहाँ पर आधा घंटा चले जाएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। हम आपके अर्धवार्षिक के पेपर बाद फुल डिटेल वीडियो चैप्टर वाइज यहाँ पर हम तैयारी करने वाले। अभी आप यहाँ पर फटाफट इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, मिश्रित खेती का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको मिश्रित खेती की परिभाषा देना है और मिश्रित खेती के 3 लाभ बताना है। तो मिश्रित खेती क्या होता है, कृषि के साथ पशुपालन की पद्धति, यहाँ याद रखिएगा, कृषि के साथ पशुपालन की पद्धति मिश्रित खेती कहलाती है। बच्चे जो मिश्रित फसल, यहाँ पर जो मिश्रित फसल और मिश्रित खेती में बहुत कंफ्यूजन रहता है। मिश्रित फसल में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोना होता है, जबकि जो मिश्रित खेती होती है उसमें क्या होता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन की पद्धति मिश्रित खेती कहलाती है। मतलब कृषि भी कर रहे हैं और पशुपालन की मतलब पशु का जो पालन है वो भी कर रहे हैं, तो वो मिश्रित खेती कहलाती है। अर्थात मिश्रित खेती की वो प्रणाली जिसमें फसल उत्पादनों के साथ साथ मुर्गी, मधुमक्खी एवं मछली पालन भी किया जाता है। इससे क्या फायदा है, इससे खेती के अलावा आय के अन्य साधन उपलब्ध होने पर कृषि की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। कृषि एवं पशुपालन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा, भूमि को पूरी तरह उपयोग होता है, साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को पूरे वर्ष रोजगार मिलता रहता है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिश्रित कृषि को सफल बनाने के उपाय यहाँ पर बताए। तो मिश्रित खेती या यूं कहो कि मिश्रित कृषि को सफल कैसे बनाया जा सकते हैं, तो यहाँ पर उसकी कंप्लीट जानकारी दी गई, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सरकारी खेती, जैविक खेती, पूंजीवादी खेती, व्यक्तिगत खेती और शुष्क खेती की परिभाषा पढ़ लेना है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप इसकी जो परिभाषा वो पढ़ लीजिए। कल आपके एग्जाम में अगर पूछ भी ले तो आप इसके थोड़ा बहुत लिख दो। इसके लिए अगर आपको परिभाषा पता रहेगा तो आप आराम से इन पर फुल डिटेल लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, नोट कर लीजिए। उसके बाद सामूहिक खेती, सहकारी खेती, जैविक खेती, मिश्रित खेती, एक ही बात है, अभी पढ़ा दिया मैंने। जैविक खेती, मिश्रित खेती तो पढ़ा दिया है और ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सहकारी खेती में आने वाली समस्या बताना है। तो सहकारी खेती में जैसे कि मध्यस्थों के बढ़ जाने की संभावना रहती है, ठीक है। दूसरा क्या है, सहकारी खेती से प्राप्त उत्पादन के विपणन के प्रति सदस्यों में उद्यमशीलता आ जाती है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट दिए, बहुत ही सरल है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डाइवर्सिफाइड खेती को परिभाषित कर इसके कोई 4 लाभ लिखे। तो यहाँ पर डाइवर्सिफाइड खेती को परिभाषित किया गया और इसके लाभ भी यहाँ पर बताए गए, तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। 8वां क्या, रेंचिंग खेती किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ तथा 2 कमियां बताई। तो रेंचिंग खेती की यहाँ परिभाषा और उसके लाभ और 2 हानि भी बताई गई है, तो नोट करो। तीसरा चैप्टर फसलों के वर्गीकरण एवं फसल चक्र। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आपको टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये चैप्टर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर मैं आप सभी, अगर आप यहाँ पर चाहते हो तो मैं आपके अर्धवार्षिक पेपर के बाद आपका जो ब्लूप्रिंट है वो समझा दूंगा। अगर आप समझना चाहते हो तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले फसल चक्र किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और फसल चक्र के सिद्धांत आपको याद करना है। तो फसल चक्र क्या है, किसी निश्चित भूमि पर एक निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार हेर फेर करके अथवा एक निश्चित क्रम में परिवर्तन करके लगाना ताकि भूमि की जो उर्वरता बनी रहे तथा कृषि से अधिकतम लाभ प्राप्त होता रहे, उसे फसल चक्र कहते हैं। अब फसल चक्र के सिद्धांत क्या है, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें लगानी चाहिए, ठीक है, मतलब उगानी चाहिए। दूसरा क्या है, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें लानी चाहिए। आप सभी अगर आप गांव से बिलोंग करते होगे तो आप सभी को पता होगा कि जो अधिकतर खेतों में क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी जमीन पर होता तो अधिक पानी वाली चाहने वाली फसलों को अगर पहले बो देते तो उसके बाद कम वाली बेचते। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाएगा, आप रिलेट भी करोगे अगर गाँव से पता होगा तो, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक को बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि मृदा की किस्म, जलवायु, ये सब है, ठीक है। उसके बाद सिंचाई के साधन, किसान की आर्थिक दशा, बाजार की मांग, तो आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, फसल से आपका क्या अभिप्राय है, ऋतुओं के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। फसल से आप क्या समझते हो आपको बताना है, ऋतुओं के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है। तो फसल से क्या परिभाषा है, समान प्रकार के पौधों का वह समूह जो कृषि भूखंड पर किसी समय विशेष में आवश्यकताओं की पूर्ति या आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाया जाता है, फसल कहलाता है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को निम्नलिखित 3 विभागों में बांटा गया, जैसे कि खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें और जायद की
फसलें, जो खरीफ की फसलें होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में क्या है काटी जाती है, पककर तैयार हो जाती है, मतलब सितंबर अक्टूबर के समय इसको काटा जाता है। रबी की फसलें की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर, अभी जी सोयाबीन क्या बोलते हैं सोयाबीन और तो काट लिया होगा। अब जो रबी की फसलें मतलब जो शीत की ऋतु है, शीत ऋतु मतलब जो आप कह सकते हो गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये अभी बोई जा रही होगी, मतलब अभी जो रबी की फसलें अभी बोई जा रही है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है। उसके बाद फरवरी मार्च में ये काटेंगे, और जो जायद की फसलें होती है वही फसलें फरवरी मार्च में बोई जाती है और मई जून में पककर तैयार हो जाती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। आप देख सकते हैं खाद्यान्न फसलें, जिसमें धान्य फसलें, अनाज, फिर दूसरा है चारा प्रदान करने वाली फसलें। तो आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पर सब कंप्लीट जानकारी दी गई है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो नकदी फसलें किसे कहते हैं ये पढ़ना, हरी खाद वाली फसलें क्या है, कीट आकर्षक फसल क्या है, और मृदा आरक्षक फसलें क्या है, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नोट करो। उसके बाद क्या है, शस्य संघनता क्या है, मतलब शस्य संघनता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी कंप्लीट जानकारी दी गई है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर फसलों के जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करना है। तो जैसे कि एक वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें, बहुवर्षीय फसलें, यहाँ पर उसकी कंप्लीट जानकारी दी गई, नोट करो। धान्य फसलों का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो देख सकते हो धान्य फसलें जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का, बाजरा, धान, ज्वार पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको एक पूछेगा कि गेहूं का कुल क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, तो गेहूं का क्या है टिट्रिकम एस्टिवम, जो कि ग्रिमनी कुल का पौधा है। मक्का जियामेज ग्रिमनी का, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो चौथा चैप्टर है मिश्रित फसल, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मिश्रित फसल से आप क्या समझते हो। अभी मैंने वहाँ क्या बताया था भाई, मिश्रित खेती, अभी मैंने आपको मिश्रित खेती बताई थी, मिश्रित कृषि। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि मिश्रित फसल किसे कहते हैं, सॉरी मिश्रित खेती किसे कहते हैं। अब बात कर रहे हैं मिश्रित फसल। तो अभी मैंने आपको मिश्रित कृषि और मिश्रित खेती के बारे में बताया था, तो फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मिश्रित जो फसल है, किसी खेत में एक ही ऋतु में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना किसी निश्चित क्यारी के बनाए गए उगाने को मिश्रित फसल कहते हैं। इसके लाभ क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति कायम रखती है, भूमि कटाव रोकने में भी मदद मिलती है, तीसरा शस्य संघनता बढ़ जाती है, चौथा खरपतवारों की संख्या भी कम हो जाती है, पांचवा फसलों के उत्पादन में व्यय में कमी आ जाती है, और छठवां भूमि को समुचित उपयोग होता है, ठीक है, नोट करो। उसके बाद मिश्रित फसल की हानियां आपको बताना है। तो मिश्रित फसल की हानियां क्या है, फसलों को काटने में मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते, फसलों से शुद्ध बीज प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तो मिश्रित हर सिक्कों के 2 पहलू होते हैं, लाभ है तो हानि भी है। तो मिश्रित फसल के अभी मैंने लाभ बताए तो हानि भी है, ठीक है, नोट करो। उसके बाद मिश्रित फसल लेने के 4 सिद्धांत बताए। तो यहाँ पर कितने 6-7 दे रहा हूँ, तो उसमें से आपको जो 4 अच्छे लगे वो तैयार कर लीजिए। समांतर खेती की परिभाषा बताना। तो समांतर खेती क्या होता है उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताई गई, आप नोट कर सकते हो। सहचारी या सहफसली खेती को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया, मैं आपको अभी यहाँ पर पढ़कर समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि अपने पास ज़्यादा समय नहीं है। अंतर्वर्ती खेती क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो। बहुफसलीय खेती किसे कहते हैं, बहुफसलीय खेती के लाभ बताए। तो यहाँ पर मैं फटाफट आप वीडियो को रोक कर ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अध्याय 5 मृदा, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदाओं के नाम लिखिए। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा प्रमुख है, जैसे कि कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, स्केलेटन मिट्टी। तो नोट कर सकते हो। मृदा जल किसे कहता है तथा ये कितने प्रकार का होता है। तो मृदा की संरचना में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, स्वतंत्र जल जिन्हें कि गुरुत्वीय जल, केशीय जल तथा आर्द्रता ग्राही जल, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। मृदा जल के 2 महत्व लिखिए। तो ये पौधे एवं भूमि के तापमान को नियमित रखता है, ये बीजों के अंकुरण एवं पौधों की उचित वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। क्या है, केसी के जल के कोई 2 गुण लिखिए। तो केसी के जल के 2 गुण यहाँ पर बताए गए, नोट करो। मृदा में जीवांश पदार्थ का क्या महत्व है, तो यहाँ पर उसकी कंप्लीट जानकारी दी गई, नोट करो। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, आप नोट कर सकते हो। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जलवायु, जैवमंडल, मूल पदार्थ, उच्चावचन तथा तल रूपता तथा समय विधि आदि कारक मृदा को निर्माण को प्रभावित करते हैं। मृदा का संगठन लिखिए। तो मृदा में 45% खनिज लवण, 5% जीवांश, 25% वायु तथा 25% जल।
छठवां चैप्टर आपके मृदा के भौतिक गुण। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मृदा जल को परिभाषित कीजिए, ये कितने प्रकार का होता है। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको मैंने पांचवें पाठ में भी पढ़ाया था। मृदा के कणों के बीच उपस्थित जल मृदा जल कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है, तो देखिए आर्द्रताग्राही जल और केशिय जल और गुरुत्वाकर्षण जल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कृषि कार्य के लिए उत्तम मिट्टी की विशेषताएं बताना। तो यहाँ पर जो कृषि कार्य के लिए जो उत्तम मिट्टी की विशेषता है, तो यहाँ पर अपने पास इतना तो समय नहीं कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताते जाता हूँ। आप इस वीडियो को रोक कर आप ध्यान से नोट करके इसे याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। जो से आपको नोट करना है वैसे आप देख लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या है दूसरा क्वेश्चन, कृषि कार्य के लिए उत्तम मिट्टी की विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है, रंध्र अवकाश किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। क्या होता है, मृदा संरचना में मृदा कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को रंध्र अवकाश कहते हैं। ठीक है, समझिए अवकाश मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताओ। चौथा क्वेश्चन क्या है, रंध्र अवकाश पर प्रभाव डालने वाले कारक बताइए। तो अभी मैंने रंध्र अवकाश की परिभाषा बताई। अब इसको जो क्या है कारक, जो कि इसको प्रभाव डालने वाले जो कारक क्या क्या है, मृदा का गठन, मृदा कणों की आकृति, मृदा विन्यास तथा मृदा में जीवांश की मात्रा। ठीक है, नोट करो। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन क्या है, रंध्र अवकाश का महत्व बताइए। तो आपको यहाँ पर मैंने पहले रंध्र अवकाश की परिभाषा बताई, फिर इसके जो प्रभाव, इस पर जो प्रभाव डालने वाले कारक बताए। अब इसके महत्व क्या है, इससे जो मृदा की जल धारण क्षमता होती है वो उसमें वृद्धि होती है। दूसरा क्या है, मृदा में लाभदायक जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 5 बताऊँ, उसमें जो 3 अच्छे लगे वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, छठवा क्या है, ससंजन बल किसे कहते हैं। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच उत्पन्न आकर्षण के लिए कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है। फिर उसी प्रकार आसंजन बल से आपका समझते हो, तो विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। ठीक है, नोट करो। उसके बाद क्या है, 8वां प्रश्न है, मृदा कणों के आकार अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा कणों के उनके आकार अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण करना है। तो आप देख सकते हैं, मृदा कणों के आकार अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर मिट्टी को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला है मोटी रेत, कणों का व्यास कितना होता है, 2 से 0.20 तक। दूसरा है बारीक रेत, कणों का व्यास 0.20 से 0.02। ठीक है, फिर क्या है तीसरा, सिल्ट या गात, कणों का व्यास 0.02 से 0.002 तक। फिर चौथा क्या है, चिकनी मिट्टी, कणों का व्यास 0.002 से कम। ठीक है, नोट कर लीजिए। 7वां चैप्टर अम्लीय एवं क्षारीय मृदाएं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी यहाँ पर मैं आपको अम्लीय एवं क्षारीय मृदा में अंतर बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में अगर कल पूछ ले कि अम्लीय मृदा की विशेषताएं बताइए, या यूं कहे कि क्षारीय मृदा की विशेषता बताइए, या यूं कहे कि अम्लीय एवं क्षारीय मृदा में अंतर लिखे, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, या तो बन सकता है अम्लीय मृदा की आपको विशेषताएं। अभी आपको मैं अब यहाँ पर अभी बताए, अगर आपको किसी 2 वस्तु के बीच अंतर करने को दे दे, अगर आपको कहा कि इन 2 वस्तुओं में डिफरेंस बताओ, तो आपकी उनकी विशेषताओं के आधार पर ही तो बता पाओगे कि उनमें क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर अम्लीय मृदा की विशेषता आप याद कर सकते हो, क्षारीय मृदा की विशेषता। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन, अम्लीय और क्षारीय मृदा में आप अंतर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप ये कल मेरे को मत बोलना कि अगर आप भैया आपने जो अम्लीय और क्षारीय मृदा में अंतर बताया था, लेकिन अम्लीय मृदा की जो विशेषता है तो आपने बताई नहीं। अभी यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले रखा। या तो मैं आपको इसे भी बता सकता था, पहला क्वेश्चन में अम्लीय मृदा की विशेषता बताया था, फिर क्षारीय मृदा की विशेषता है, और तीसरा प्रश्न में आपको अम्लीय क्षारीय मृदा। मैं इतना क्यों आपको यहाँ पर ज़्यादा फिर आपके ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर ऐसे करो कि यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच, अगर मतलब यहाँ पर खाली मेहनत नहीं होती, यहाँ पर अगर आप स्मार्ट अप्रोच लगाओगे ना, तो मेहनत के साथ स्मार्ट अप्रोच भी होना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या, अम्लीय मृदा। तो अब ये जैसे कि अगर अब इसको छोड़ो, ये छोड़ो, अगर आप इतना याद करोगे तो मतलब क्या याद कर रहे हो आप, अम्लीय मृदा की विशेषता हो जाएगी 4-5। ठीक है, अब इसको छोड़ो, अब इसे भूल जाओ थोड़ी देर, अभी इसे पढ़ लीजिए। तो ये क्या है, क्षारीय मृदा की विशेषता है। अब इन दोनों को डिफरेंस करके लिख दो, तो अम्लीय मृदा क्षारीय मृदा में अंतर हो गया। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक ऑब्जेक्टिव। टोटल इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। और इतना सरल है, क्या ही इसमें क्या ही मतलब रॉकेट साइंस लगाओ। क्या है पहला, इस प्रकार की मृदा नम तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सबको पता है। अम्लीय मृदा। क्षारीय क्या होती है, ये शुष्क तथा आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये तो सबको पता ही होना चाहिए। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। किनका, अम्लीय का मान, पीएच स्केल पढ़ा है ना। ठीक है, पीएच स्केल, उसमें जो 7 से कम होता है वो अम्लीय मृदा, और 7 से अधिक। यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताओ कि
अम्लीय मृदा में बता तो दिया, और क्या बताओगे। ठीक है, तो नोट करो पांचवा। ठीक है, 5 पॉइंट दिए गए, नोट करो। फिर उसी प्रकार लवणीय एवं क्षारीय मृदा में प्रमुख अंतर लिखिए। तो यहाँ पर भी मैं आपको लवणीय की जो विशेषता है वो बता रहा हूँ, क्षारीय मृदा की जो विशेषताएं बता रहा हूँ, साथ ही उन दोनों में अंतर बता रहा हूँ। ठीक है, नोट कीजिएगा, पहला पॉइंट है। ठीक है, नोट करो। फिर ये 4 मतलब कितने हो गए, 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, नोट करो। उसके बाद क्या है, अम्लीय मृदा बनने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो अम्लीय जो मृदा है वो किस कारण मतलब किस कारण बनती है, तो इसके प्रमुख कारण, पहला कारण है जैविक पदार्थों का विघटन, वर्णन किया गया है। दूसरा मूल चट्टानों की प्रकृति। तीसरा अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। चौथा है अपक्षरण। पांचवा है क्षारीय पदार्थों का अधिक उपयोग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। उसके बाद क्या है, अम्लीय मृदाओं को सुधारने की विधियां बताइए। तो पहला क्या है, मृदा में चूने के प्रयोग द्वारा। दूसरा है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके। तीसरा उचित जल निकास की व्यवस्था करके, अम्लीय रोधी फसलों को उगाकर। और पांचवा है लकड़ी की राख के प्रयोग द्वारा। ठीक है, नोट करो। उसी प्रकार क्षारीय मृदा के प्रमुख कारण लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया है, पहला क्या है, शुष्क एवं आर्द्र शुष्क जलवायु। उचित जल निकास का न होना। तीसरा क्षारीय उर्वरकों को लगातार प्रयोग करना। चौथा क्षारीय जल द्वारा सिंचाई। पांचवा एक ही सतह पर जुताई करते रहना। और छठवा है अम्लीय तत्वों का अधिक मात्रा में उपयोग करने वाली फसलों को उगाने से। ठीक है, नोट करो। छठवा क्या है, क्षारीय भूमि के सुधार के उपायों का वर्णन कीजिए। तो पहला क्या है, खुरच कर। दूसरा निच्छालन या रिसा विधि से। तीसरा लवणों को बहाकर। और चौथा है खाई खोद कर। ठीक है, नोट करो। ये फिर रासायनिक विधियाँ, जैविक विधियाँ। फिर क्या है, 8वां चैप्टर मृदा। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, मृदा क्षरण एवं संरक्षण। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया ना, वो टाइप पे ध्यान मत देना है कि ये वही है। अब मेरे को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या है ये अरे मैं खुद ही गलत क्यों लिख रहा हूँ। अरे ये ऐसे लिखते ना यार, नीचे देख लो। ठीक है, ये मिस्टेक है। ठीक है, मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण है। क्या है, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। 8वें चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी चैप्टर से आपके यहाँ पर पूछा जाता है अधिकतर, या तो पूछेगा मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखे, या यूँ पूछे कि मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, या तो ये एक साथ पूछ सकता है। ठीक है, नोट करो। तो क्या होता है मृदा संरक्षण, मृदा या भूमि को विविध चरण शक्तियों द्वारा बहने और कटने से बचाना तथा उसकी उर्वरता को बनाए रखना ही भूमि या मृदा का संरक्षण कहलाता है। मृदा अपरदन क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताओ कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो पढ़ लीजिएगा। अभी मेरे को आपको 17 चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो बताना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर उसके पॉइंट दिए गए, नोट करो। निम्नलिखित को समझाइए। प्राकृतिक क्षरण क्या है, तो वृक्ष क्षरण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। ठीक है, मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक, जलवायु, मृदा ढाल, वनस्पति और वर्षा। ठीक है, नोट करो। जल द्वारा मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है, परत क्षरण, शुद्र सरिता क्षरण, और फिर अवनालिका क्षरण, और क्या है सरिता तट क्षरण, और भू संकलन क्षरण। ठीक है, नोट करो। 5वां क्या है, मृदा क्षरण या भू क्षरण के प्रभाव को बताइए। तो मृदा क्षरण से होने वाली हानियां यहाँ पर बताई गई, नोट करो। फिर आपका जो 9वां चैप्टर है भू परिष्करण, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, भू परिष्करण क्या है, तो फसलों के सफल उत्पादन के लिए खेती की तैयारी से लेकर फसल के तैयार होने तक भूमि में जो भी क्रियाएं की जाती है वो क्या कहलाती है, भू परिष्करण कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है, तो भू परिष्करण 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक भू परिष्करण तथा द्वितीयक भू परिष्करण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका वर्णन करने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक भू परिष्करण क्या है, खेत की तैयारी से लेकर बीज की बुआई तक भूमि में जो भी कृषि क्रियाएं की जाती है प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जो द्वितीयक भू परिष्करण क्या है, खेत में बीजों के अंकुरण के बाद फसल की कटाई तक जो भी कृषि क्रियाएं की जाती है द्वितीयक भू परिष्करण कहलाती है, और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, भू परिष्करण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या भू परिष्करण के उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। भू परिष्करण के जो प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है, 6 दे रहा हूँ, 5 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक भू परिष्करण का क्या उद्देश्य है, अभी मैंने आपको द्वितीयक भू परिष्करण क्या होता है वो मैंने आपको बताया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य खरपतवारों को नष्ट करके मुख्य फसल की सुरक्षा करना है। इसके अतिरिक्त फसलों पर मिट्टी चढ़ाकर उन्हें गिरने से बचाना, मृदा की नमी को सुरक्षित रखना तथा मृदा में वायु संचार बढ़ाना है। ठीक है,
उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, शून्य बहुपरिष्करण की परिभाषा लिखकर इसके 2 लाभ लिखिए। तो शून्य बहुपरिष्करण की यहाँ पर परिभाषा लिखी है। अब यहाँ पर मैंने आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके लाभ भी यहाँ पर दिए गए, जैसे कि बहुत ही सरल है, भूमि को खेती के लिए तैयार करने में बहुत कम समय एवं कम लागत लगती है, भूमि का कटाव का खतरा कम हो जाता है। उसके बाद न्यूनतम भूपरिष्करण के लाभ लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम भूपरिष्करण क्या होता है, सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ। उसके बाद आप यहाँ पर लाभ भी याद कर सकते हैं। न्यूनतम भूपरिष्करण क्या होता है, कमेंट करके बताओ ये, ठीक है। उसके बाद ये, और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं क्या, 10वां चैप्टर है आपका भूपरिष्करण एवं अन्य अंतर। आपका जो 9वां चैप्टर क्या था, भूपरिष्करण। अब इसके अन्य अंतर भी है, तो इसमें देसी हल क्या, इसके गुण विशेषता लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और देसी हल के प्रमुख गुण भी यहाँ पर बताया गया है, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देसी हल के कोई 4 अवगुण बताना है। अभी मैंने उसके लाभ और गुण बताए, अब इसके जो दोष है या यूँ कहिए कि अवगुण है, वो आपको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है, तो नोट करो। उसके बाद देसी हल के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो देसी हल के जो प्रमुख भाग है, जैसे कि बॉडी, हरीश, हत्ता, मुठिया, अंकुरी, फाड़ तथा हरेनी, ठीक है, नोट करो। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, मिट्टी पलटने वाले हल कितने प्रकार के होते हैं। तो मिट्टी पलटने वाले हल 2 प्रकार के होते हैं, 1 हत्थे वाले तथा 2 हत्थे वाले, और इनको तैयार भी करना है कि 1 हत्थे वाले की मतलब वर्णन करना है, ठीक है। मिट्टी पलटने वाले 1 हत्थे वाले किन्हीं 4 हलों के नाम लिखिए। तो मेस्टन हल, प्रजा हल, शाबाश हल और क्या है, वाह वाह। मिट्टी पलटने वाले 2 हत्थे वाले किन्हीं 4 हलों के नाम, विक्ट्री हल, पंजाब हल, यूपी नंबर 2 हल और क्या, टर्नर रेस्ट हल, ठीक है। फिर क्या, हेरो तथा कल्टीवेटर में प्रमुख अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरो तथा कल्टीवेटर में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो ये हेरो और कल्टीवेटर में यहाँ पर 3 अंतर बताए गए, फटाफट नोट करो। 5 अंतर है, 3 नहीं है, 5 है, ठीक है, नोट करो। देसी हल और मिट्टी पलटने वाले हल में प्रमुख अंतर बताना है, तो नोट करो। देसी हल और मिट्टी पलटने वाले हल में अंतर दिया गया है, नोट करो। 3 नोट ये और ये 5 अंतर, ठीक है। उसके बाद आपका जो 11वां चैप्टर है सिंचाई, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, सिंचाई की परिभाषा दीजिए एवं सिंचाई के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद सिंचाई का महत्व या लाभ लिखिए। तो सिंचाई का जो महत्व और लाभ एक ही बात है, आप लिख सकते हो। सिंचाई से भूमि मुलायम हो जाती है, परिणाम स्वरूप भूपरिष्करण क्रियाएं करने में आसानी होती है, जिससे फसल की समय पर बुआई की जाती है। दूसरा क्या है, सिंचाई से मृदा में नमी बनी रहती है, जो कि बीजों के अंकुरण के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा है, फसलें अपने पोषक तत्वों को भूमि से तरल रूप में ग्रहण करती है, जिसके लिए सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। और चौथा है, सिंचाई में भूमि में लाभदायक जीवाणु की सक्रियता बढ़ जाती है तथा हानिकारक कीट दीमक का प्रकोप कम होता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से रोक कर 2 बार देख लेते हो ना, तो आपकी पेपर की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या, नहर द्वारा सिंचाई के 4 लाभ और हानियां लिखे। तो नहर द्वारा सिंचाई से किसान को निम्नलिखित लाभ होते हैं और नहर द्वारा सिंचाई से होने वाली हानि भी है। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लाभ भी है तो हानि भी है, ठीक है। यहाँ पर दोनों पॉइंट बताए गए, नोट कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, जल मांग क्या है, इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कीजिएगा। जल मांग क्या होता है, तो नोट कीजिए कि जल मांग क्या है, फसलों की सामान्य वृद्धि व उत्पादन के लिए जितने सिंचित जल की आवश्यकता होती है, उसे फसलों की जल मांग कहते हैं। जल मांग, भाई तू कितना मांग रहा है, तेरी कितनी जरूरत है, वही है। फसलों की सामान्य वृद्धि व उत्पादन के लिए जितने सिंचित जल की आवश्यकता होती है, उसे फसलों की जल मांग कहते हैं। यद्यपि ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इसमें प्रभावित करने वाले कारक पूछा, तो वायुमंडल की आर्द्रता, तापमान और वायु की गति और भूमि की लवणीयता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर करके जाएगा। फिर क्या, टपकाव सिंचाई के लाभ। टपकाव सिंचाई के लाभ आपको यहाँ पर बताना है, तो नोट कर सकते हो। फिर सिंचाई की छिड़काव विधि के 4 लाभ बताना है। क्वेश्चन, सिंचाई की क्यारी विधि के 4 लाभ लिखे। तो यहाँ पर 4 लाभ दिए गए, नोट कर सकते हो। चैप्टर है पानी उठाने वाले यंत्र। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन क्या है, पानी उठाने वाले यंत्रों का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है, नोट कर लीजिए। जो पानी उठाने वाले यंत्र, उनका यहाँ पर कंप्लीट वर्णन किया गया है, नोट कर सकते हो। फिर क्या है, नलकूप द्वारा सिंचाई के कोई 3 लाभ लिखे। तो यहाँ पर 4 लाभ दे रहा हूँ, उसमें जो 3 अच्छे लगे वो तैयार कर लीजिएगा। जल संवर्धन के कृषि में कोई 3 महत्व बताना है। तो जल संवर्धन में कृषि के 3 महत्व यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। पवन चक्की का सर्वोच्च नामांकित चित्र बनाकर इसका सिद्धांत लिखे। तो यहाँ पर इसका सिद्धांत दिया गया है, अभी मैं आगे चित्र बताता हूँ, चित्र नोट कीजिए।
फिर आपका जो 13वां चैप्टर है फसलों की खेती का अध्ययन, उसमें ये यहाँ से अभी आपके चलते हैं लघु दीर्घ उत्तर प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर जो है क्वेश्चन बड़े आएंगे, तो इसमें का मतलब नहीं कि आप वीडियो छोड़ के भाग जाओ, नहीं, याद करना है। फसलों की खेती का अध्ययन, पहला क्या, ज्वार की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। जैसे कि ज्वार का आपको यहाँ पर नाम एवं कुल बताना है, कोई 4 उन्नत नस्लें बताना है, बीज दर बताना है, उपज बताना है और इसके कीट बताना। तो अगर हम ज्वार की जो है वानस्पतिक नाम की बात करें तो सोरगम, वल्गर, कुल हो सकता है ग्रेमनी, हो सकता है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप अपनी गाइड में भी देख सकते हो, ठीक है। वानस्पतिक नाम में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। कोई 4 उन्नत नस्लें जो है स्वर्ण CMV 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तथा CHC, तो आप पढ़ सकते हो, तो नोट कर लीजिए। उसी प्रकार आपको यहाँ पर मूंगफली की खेती का वर्णन जो है उसके मतलब निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो वानस्पति का नाम क्या होता है मूंगफली का, एरिकिस हाइपोजिया, ठीक है। कुल की बात करें तो क्या है, लेग्यूमिनोसी, और उपकुल क्या है, पेपीलियोनिसी, ठीक है। उन्नत किस्म की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, बुआई का समय दिया होगा। अब मूंगफली कब बोते हैं सबको पता है। अभी यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि मूंगफली किस ऋतु, जैसे कि खरीफ, रबी और क्या जाए तो कौन सी यहाँ पर ऋतु की फसलें है, फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है। उसी प्रकार मक्का की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो मक्का का वानस्पतिक नाम हो गया, कुल हो गया, क्या मक्का का वानस्पतिक नाम जियामेज, कुल क्या है ग्रेमनी, महत्व खाद्य एवं उर्वरक, उन्नत किस्में, बीज दर, बुआई का समय, उपज प्रति हेक्टेयर, किसी एक कीट का व्यावहारिक नियंत्रण, 2 रोग। तो सभी यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। कपास की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। तो कपास का वानस्पतिक नाम, कुल, महत्व, मृदा, बीज दर, बुआई का समय, उन्नत जातियाँ, खाद, फिर इसकी जो क्या है ये मिस्टेक हो सकती है इसमें, उसके बाद उपज, कीट, रोग, बुआई होगी शायद वो, ठीक है, नोट करो। बाजार की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षक, शिक्षकों नहीं है टाइपिस्ट महाराज, शीर्षक, ठीक है। तो बाजार का वानस्पतिक नाम, वितरण, जलवायु, भूमि, बीज की मात्राएं बीजों पर, उन्नत किस्में, उपज प्रति हेक्टेयर, एक कीट, ठीक है, तो नोट करो। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है फसलों की खेती का अध्ययन पार्ट 2, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, गेहूं की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों पर कीजिए। अब ये देखिए आपके लिए जो टाइपिस्ट महाराज ने कितनी मेहनत की है। तो टाइपिस्ट महाराज के लिए एक तो लाइक तो बनता है यहाँ पर, आप सभी के लिए टाइपिस्ट महाराज ने यहाँ पर। और ये मैं ना, मेरे पास कहीं लैपटॉप नहीं, कोई मैं लैपटॉप पे आपके लिए यहाँ पर टाइप करता हूँ, फोन से टाइपिंग करता है टाइपिस्ट महाराज, तो ये टाइपिस्ट महाराज के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गेहूं की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो पहला क्या, वानस्पतिक नाम, दूसरा महत्व, जलवायु, भूमि की तैयारी, बीज शोधन, बोने का समय, उन्नत जातियां, बीज दर, सिंचाई, खाद एवं उर्वरक, उपज, कीट, रोग। तो आप इसे यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसी प्रकार सरसों की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो उसका वानस्पतिक नाम हो सकता है, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। अलसी की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, नोट करो। बरसीम की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। अध्याय 15 उद्यान शास्त्र का प्रारंभिक अध्ययन, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, उद्यान विज्ञान की परिभाषा लिखिए तथा इसकी 3 शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो उद्यान विज्ञान क्या है, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यापारिक उद्देश्यों से उगाए गए फलों, पुष्पीय पौधों, शाक भाजी एवं इमारती लकड़ी के पौधों की खेती का अध्ययन किया जाता है। इसके अगर हम शाखा की बात करें तो पहला है पामोलॉजी या फल विज्ञान, दूसरा क्या है फ्लोरिकल्चर या पुष्प विज्ञान, और तीसरा क्या है ओलेरिकल्चर या शाक विज्ञान। तो नोट करो, ठीक है। उसके बाद क्या, उद्यान शास्त्र अभी मैंने आपको परिभाषित करके बताया। उसके बाद भारत के 2 प्रसिद्ध उद्यानों के नाम बताना, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भारत के प्रसिद्ध उद्यान, मुगल गार्डन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि मुगल गार्डन कहाँ स्थित है, तो दिल्ली। फिर बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, लाल बाग गार्डन बेंगलोर, और क्या शालीमार बाग श्रीनगर, ठीक है, याद रखेगा मुगल गार्डन दिल्ली, मुगल याद रख सकते हो, मुगल से तो रिलेट कर ही सकते हैं। बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, लाल बाग गार्डन बेंगलुरु। आरसीबी फैन सभी लोग कमेंट करके बताओ कि कितने लोग आरसीबी फैन है, फटाफट यहाँ पर आरसीबी फैन कमेंट करके बताओ। आरसीबी की जो आईपीएल की जो जर्सी, वो की मतलब जर्सी का रंग क्या है, आरसीबी फैन कमेंट।
तो क्या होती है, लाल है, आरसीबी की। रिलेट कर लेना यार थोड़ा बहुत, लाल बाग याद रखने की ट्रिक, ठीक है, बना लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद भारतीय कृषि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यान शास्त्र का महत्व, तो देख सकते हैं विदेशी मुद्रा प्राप्ति, उद्यान कृषि द्वारा शस्यों के तुलनात्मक अधिक उत्पादन, अन्य उत्पादों का प्रोत्साहन, ठीक है, नोट करो। तेज धूप से पौधों को बचाने के लिए कोई 3 उपाय। पौधों को सूखी घास और फूस अथवा ग्रीन नेट आदि से ढक देना चाहिए। पौधों में सुबह शाम नियमित रूप से पानी डालते रहना चाहिए। आसपास ऊंचे वृक्ष लगे हो तो छोटे पौधों को सीधी धूप से बचाया जा सकता है, सीधे, ठीक है। पाले से पौधों को बचाने के लिए उद्यान में क्या उपाय अपनाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब 12वीं में जाओगे तो ये जो आपका जो 5वां चैप्टर मौसम विज्ञान, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वीं में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पौधों की काट छांट के कोई 3 प्रमुख उद्देश्य बताइए। उसके बाद आपका अध्याय 16 है गृह वाटिका। तो गृह वाटिका से आप क्या समझते हो, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब किसी घर के आसपास अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए फलों, सब्जियां अथवा अलंकृत पौधों को उगाया जाता है, इसे गृह वाटिका कहते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर गृह वाटिका का क्या महत्व है, क्या लाभ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा कि गृह वाटिका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पानी में पौधे उगाने की विधि क्या कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव में 100% पूछेगा, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, पानी में पौधे उगाने की विधि क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी में पौधे उगाने की विधि क्या कहलाती है, तो हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। बीज बोने या पौधे लगाने की खेत को क्या कहते हैं, तो पौधशाला या नर्सरी, आप सभी ने देखा होगा। फिर आपका अध्याय 17 है सब्जियों की खेती, लास्ट चैप्टर है, जो कि आपके अर्धवार्षिक पेपर में पूछेगा। आलू का वानस्पतिक नाम एवं कुल लिखे। तो आलू का वानस्पतिक नाम क्या है, आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्रिबोसोम, यह कुल सोलेनम का एक सदस्य है, ठीक है। उसके बाद आलू के किन्हीं 2 रोगों के नाम, तो माहू कुतरा और इसके रोग है आगे, ये तो कीट है, आगेती झुलसा और पछेती झुलसा रोग है, ठीक है। उसके बाद टमाटर का वानस्पतिक नाम, तो टमाटर का वानस्पतिक नाम है लाइकोपर्सी और इसका जो कुल है क्या है, एस्कुलेटम, जो कुल सोलेनेसी का सदस्य है, ठीक है, कुल सोलेनेसी, और इसका क्या नाम है, लाइकोपर्सी कम एस्कुलेटम, ठीक है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपीन, ठीक है, वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। बैंगन का वानस्पतिक नाम, तो बैंगन का वानस्पतिक नाम है सोलेनम मिलेजेनेला और इसका जो कुल है सोलेनेसी। बैंगन की फसल में लगने वाले किन्हीं 2 कीटों तथा 2 रोगों के नाम, तो कीट एपिलेक्ना बीटल, शाखा एवं फल छेदक। रोग की बात करते हो आद्रगलन, अंगमारी एवं फल विगलन। मिर्च का वानस्पतिक नाम क्या है, कैप्सिकम फ्रूट सेंस और कुल क्या, सोलेनेसी। मिर्च का उत्पत्ति स्थान बताए, तो मिर्च का उत्पत्ति स्थान होता है दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील देश, याद रखिएगा। मिर्च में तीखापन किस कारण से होता है, तो मिर्च में तीखापन क्या होता है, कैप्सिन नामक एल्काइलॉइड के कारण होता है, याद रखिएगा। प्याज का वानस्पतिक नाम, तो प्याज का वानस्पतिक नाम है एलियम सीपा और कुल है लिएसी, ठीक है, बीज दर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन आपको आपके पेपर के लिए तैयार करके जाना है। लेकिन अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेशेफ क्लास पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रूपेशेफ क्लासेस पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कीजिएगा, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, कोई डाउट है, अगर आपको कुछ भी जो भी परेशानी, आपका भाई आपके साथ है, आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको डेली स्टोरी के माध्यम से, क्यूज के माध्यम से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराते रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल रूपेशेफ क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।